जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, फॉर्मर डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर एसपी वेदसो। बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार अहमद जी, नमस्कार, जय हिंद। आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, बट हम लोग वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो इस वक्त काफी हॉट बना हुआ है। और जिस तरह के डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, बीजेपी ने सरकार बना ली है और सुवेंदु अधिकारी सीएम बन चुके हैं, स्वेरिंग सेरेमनी सारा कुछ हो गया है। लेकिन सर, जैसे ही ये डिक्लेयर हुआ कि बीजेपी जीत गई है, बांग्लादेश से सीधा जिस तरह के संदेश आ रहे हैं, जमात के लीडर ने ओपनली बोल दिया ममता दीदी जो है इंडिपेंडेंट बंगाल घोषित कर दें। 17.5 करोड़ बांग्लादेशी उनके साथ हैं। प्लस ठीक स्वेरिंग सेरेमनी के टाइम पर पाकिस्तानी डेलीगेशन, चाइनीज डेलीगेशन बांग्लादेश में होना बहुत सारे सर संकेत देता है। साथ ही हम इंटरनली भी देखते हैं तो कई सारे राज्यों में इस तरह के गैंग बस्ट ऑपरेशन, पुलिस जो है वो अलग अलग राज्यों में कर रही है। बॉर्डरिंग स्टेट में सर बहुत कुछ हो रहा है। आप ओवरऑल इन सारे डेवलपमेंट्स को कैसे देख रहे हैं सर? कितना आसान या कितना चैलेंजिंग होने वाला है लॉ एंड ऑर्डर, खास तौर से वेस्ट बंगाल में, टू बिगिन विद? अम्बर जी, ऐसा है कि जिस तरह से बीजेपी ने वहाँ जीत हासिल की है, उससे पूरा इकोसिस्टम जो है वो रैटल हो गया जी। है। वो चाहे हमारा 2.5 फ्रंट जो अंदर है और बाहर है, चाइना हो, पाकिस्तान हो, और ईस्ट पाकिस्तान में कहूँगा बांग्लादेश पहले वाला बांग्लादेश नहीं रहा। जिस तरह के आपने देखे स्टेटमेंट वहाँ, जो मेजर अपोजिशन पार्टी है जमात इस्लामी, जो प्रो पाकिस्तान हमेशा रहती है, और उसके एक सीनियर लीडर का बयान आपने जो कोट किया वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था कि ममता दीदी को डिक्लेयर कर देनी चाहिए आज़ादी फ्रॉम दिल्ली, न्यू दिल्ली। सो वो दिखाता है उनकी मानसिकता। और उसके बाद और सरप्राइजिंग बात है, एक और जो सीनियर लीडर हैं और रूलिंग पार्टी के बी जो इस वक्त रूल कर रही है, उनका एक सीनियर लीडर बयान देता है इसी तरह का, जो भारत की इंटेग्रिटी को थ्रेटन करता है। तो मुझे लगता है ये दिखाता है कि वहाँ जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनकी सोच क्या है, और किस तरह से पाकिस्तान, जिस तरह आपने मेंशन किया, पाकिस्तान की डेलीगेशन जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं, और मोहसिन रजा, और दूसरा चाइना की डेलीगेशन। तो ये दिखाता है कि आप बांग्लादेश is more like East Pakistan. So we have to be very, very careful. But there are a lot of challenges before this new government. और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह की बैकिंग शुभेंदु अधिकारी जी जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनको दिल्ली से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की और अमित शाह जी की और पूरी हाई कमांड की उनको सपोर्ट है, तो वो डिलीवर कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई किसी किस्म की दिक्कत आनी चाहिए। लेकिन यस, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी हाउ टू चेक इन्फिल्ट्रेशन। तो मेरा मेरा ये मानना है कि सबसे पहला कैबिनेट मीटिंग में ऑर्डर वो होना चाहिए जो ममता बनर्जी के टाइम पर लैंड ट्रांसफर या लैंड आइडेंटिफाई नहीं हुई, जहां रिमेनिंग पोर्शन शायद 100 कुछ किलोमीटर का एरिया है जो जी सर, फेंस करना 127 रह गया। करोड़। तो 127 किलोमीटर जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा कि मैंने 5-6 पत्तर लिखे हैं ममता दीदी को। तो पहला मेरा ये मानना ऑर्डर वो होना चाहिए कैबिनेट में, ताकि वहां काम शुरू हो जाए, और फेंसिंग प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। बीएसएफ करती है जो भी उसको करता है। नंबर 2, आइडेंटिफ गो आफ्टर ऑल। ये जो पहला दूसरा कदम ये होना चाहिए कैबिनेट मीटिंग के अप्रूवल से, कि जो लोग गुंडा राज जो बनाया था जिन लोगों ने, उनको जिस तरह योगी जी ने यूपी को सुधारा उसी तर्ज पर उनसे डील करना चाहिए। मुझे उसको ज्यादा एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। योगी जी का जो मॉडल है पूरी भारत और पूरी दुनिया जानती है। उसी जैसे उन्होंने, उनका फेमस स्टेटमेंट है ना, मिट्टी में मिला दूंगा, उनकी यूपी असेंबली में जो बोला था ये माफिया, वही चीज मुझे लगता है अधिकारी जी
योगी जी के बड़े फैन हैं। जिस तरह से आपने देखा उनके पांव छुए उन्होंने, और ब्लेसिंग्स भी हैं योगी जी की। तो वो मिट्टी में मिला देने वाली कार्रवाई यूपी वाली वहां होना बहुत जरूरी है। उसको मैं ज्यादा शब्दों में कहना नहीं चाहता, लेकिन टोन अप करना पड़ेगा उनको, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रोसिक्यूशन को। जो जितने भी पिछले 14 साल में क्रिमिनल केसेस हुए हैं, कईयों में शायद एफआईआर नहीं लगी होगी। इवन एट दिस बिलेटेड स्टेज तो एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। बहुत सारों इनोसेंट लेडीज के रेप हुए, बहुत सारे मर्डर हुए। जैसे प्रधानमंत्री आज स्वेरिंग इन सेरेमनी शायद 100 कितने उनके 170 पता नहीं 76 कितने उनके कार्यकर्ताओं का कत्ल हुआ, 300 और क्या उन सब में एफआईआर 300 प्लस बीजेपी 300 आरएसएस के कार्यकर्ता। जो भी है, आई डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर, जो भी नंबर है उनमें एक एक करके देखना चाहिए कि एफआईआर लगी है कि नहीं लगी है। या इवन कार्यकर्ता के अलावा भी अगर कोई भी इनोसेंट सिटीजन का कत्ल हुआ है, अगर उनका मर्डर हुआ है, उसमें एफआईआर लगनी चाहिए। जहां नहीं लगी है, जहां लगी है उसमें एसआईटी बनाकर उनका टीम बनानी चाहिए एफिशिएंट अफसरों की। इन्वेस्टिगेशन उसको टाइम बाउंड करना चाहिए, और जो अदालतें हैं इनफैक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, ताकि उन केसेस को ट्राई किया जाए और उनमें जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सजा दी जाए। क्योंकि रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है, और ये दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे मैंने पहला बोला बॉर्डर फेंस, दूसरा ये, तीसरा जो ओवरऑल वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है उसको टोन अप करना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसको टोन अप करना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो उनकी पसंद की टीम होगी उसको लाना चाहिए। मेरा ये मानना है वहाँ एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। वो मैं उसको बिल्कुल नहीं एग्री करता कि टीएमसी वालों को वो करो। नो, जो इन्वॉल्व होगा, जिसने क्राइम किया वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता, उसको नहीं बख्शना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक, किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखता है। दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। हाँ, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स मैं नहीं पसंद करता। आई डोंट थिंक वो होना भी चाहिए। उससे बीजेपी को अच्छा नहीं होगा। लोगों को काफी उम्मीदें हैं बीजेपी से। तीसरा ये, चौथा, उनको जो इंडस्ट्रीज वहां से चली गई हैं, लोगों को बहुत अनएम्प्लॉयमेंट, मैं पढ़ रहा था कहीं मोर देन 200 इंडस्ट्रीज ने बाइंड अप किया वहां से। और बहुत सारी जो नहीं 200 नहीं, 2,500 इंडस्ट्रीज ने वहां अपने दफ्तर बंद कर दिए। तो उनको अपील करनी चाहिए, उनको वापस रेस्टोर करना चाहिए, ताकि जो यूथ है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार की इतनी स्कीम्स हैं, मुद्रा लोन, बहुत सारी, मैं कितनों के नाम लूं, बहुत समय लगेगा। उन सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन राइट स्पिरिट, जो ममता दीदी नहीं करती थी, ताकि लोगों को जॉब मिले। जो छोटा मोटा काम करना चाहता है, कोई टैक्सी डालना चाहता है, कोई पान की दुकान खोलना चाहता है, कोई चाय की दुकान, वो सब खोल पाए, लोगों को, लड़कों को वहां जॉब मिले। ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह की मैं समझता हूँ बहुत सारे काम करने के लिए हैं। लेकिन इसके बाद चौथा, जो भी इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जैसे बांग्लादेशी हैं, वो, हालांकि होम मिनिस्टर साहब ने कहा सिर्फ वेस्ट बंगाल में, पूरे देश से हम इनको निकालेंगे। तो वेस्ट बंगाल में तो काम इमीडिएटली शुरू होना चाहिए। आइडेंटिफाई ऑल इलीगल इन्फिल्ट्रेटर जो 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 भारत के रहने वाले नहीं है। उनके डॉक्यूमेंट्स किसने बनाए, उन सरकारी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको डिसमिसल करना चाहिए, या उनके खिलाफ कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। और इन सबको आइडेंटिफाई करके बांग्लादेश में भेजें या बे ऑफ बंगाल, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। दैट इज, दे हैव नो राइट टू टेक द शेयर ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो उसको बहुत क्लियर होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से नंबर 1, 2, 3, 4, 5 प्रायोरिटीज होनी चाहिए। बाकी बहुत सारे काम करने लायक है। आई एम श्योर शुभेंदु अधिकारी will be able to deliver with the backing of government of India। लेकिन ये थ्रेट जो है वो एमिनेट करता है, और हमें बहुत ध्यान देना, जो ईस्टर्न फ्रंटियर है वो चाइना, पाकिस्तान और कुछ लोग हमारे अंदर उनकी मदद करने वाले हैं। इनसे आई थिंक इनके खिलाफ वो रैटल्ड तो हुए हैं, लेकिन यस, इट इज, दैट इज व्हाई इट्स ए हिस्टोरिकल विक्ट्री। और यहाँ
वो पारिवारिक पार्टियां हैं वो बोलते हैं मोदी जी वोट चोरी करते हैं। देखा आपने मोदी जी किस तरह से लोगों को दंडवत प्रणाम कर रहे थे? इस तरह से वोट यस। चोरी करते हैं, लोगों के दिलों को जीत कर वोट चोरी करते हैं। तो ताकि मुझे एरोगेंस ना आए, ये है वोट चोरी। ये सीखना चाहिए जो पारिवारिक पार्टियां हैं उनको कि लोगों के दिलों में जगह कैसे बनानी है। जी। बिल्कुल। लेकिन सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वेस्ट बंगाल ही नहीं बल्कि 5 राज्यों में चुनाव रहे और बहुत अहम जो रहा वो वेस्ट बंगाल का चुनाव रहा, क्योंकि वेस्ट बंगाल से कहीं न कहीं जो एक बॉर्डरिंग स्टेट है और वहाँ पर जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन रहा और सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है वो वेस्ट बंगाल से होती है। और यहाँ तक रिपोर्ट्स हैं कि बॉर्डर पार से टनल्स बनाए हुए जहाँ से बच्चों की और महिलाओं की जो ट्रैफिकिंग होती है। तो सर, सिर्फ इलीगल घुसपैठ, बॉर्डर फेंसिंग के अलावा और भी बहुत सारे इलीगल ऐसे नारकोटिक्स से लेके और ट्रेडिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सारा कुछ जो है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि अब ऐसा लग रहा है कि पूरा जो सिस्टम है वो तितर-बितर हो गया है और जिसकी जो बौखलाहट है वो हमें पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका से लेकर और बांग्लादेश सब तरफ नजर आ रही है। सर, अगर हम बॉर्डरिंग अगर उसपे बॉर्डर पे चले जाते हैं वेस्ट बंगाल और दूसरी तरफ बांग्लादेश, तो उधर जमात है और इधर ज्यादातर टीएमसी रही है जो बॉर्डर वाले इलाके हैं। तो सर, कितना आसान लग रहा है आपको ये सारी चीजें पे काबू पाना हो सकता है या फिर कुछ और बड़ा हो सकता है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वेस्ट बंगाल में वायलेंस जो है वो बढ़ने वाला है और बड़ा कुछ हो सकता है देश भर में, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, पुलिस ने कई सारे राज्यों में रेड की है और 1000 जगह पे रेड की है और एम्बर एम्बर वो हुए हैं सब, है ऐसा भी अंबर है। जी, डबल इंजन सरकार बनने से अगर दोनों सरकारें स्टेट गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ हुँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे कैन डिलीवर, आई हैव नो डाउट अबाउट इट। और ये जो टनलिंग करते हैं बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और चाइल्ड और वुमेन ट्रैफिकिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उसको रोक लगाना मुश्किल नहीं है अगर विल वो होनी चाहिए, उसके उसको रोकने की विल होनी चाहिए। और बीएसएफ जो भारत की होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और स्टेट गवर्नमेंट हुँ, मिलकर करें, मुझे लगता नहीं कि कोई भी वजह हो उसको नहीं रोका जा सकता। इसी तरह जो ड्रग्स की तस्करी होती है, और सबसे बड़ी हुँ, बांग्लादेश में तो कैटल स्मगलिंग होती है, बिकॉज मेरे खुद बैचमेट बीएसएफ में रहे हैं जो वहाँ के इंचार्ज आईजी या एडीजी स्पेशल डीजी वहाँ रहे हैं, और मैंने उनसे कहानियां सुनी है किस तरह करोड़ों का धंधा होता है और किस तरह वहाँ अफसरों को भी ब्राइब किया जाता है। उस पे रोक लगना अब जिम मुमकिन होना चाहिए, और वो जिम्मेदारी डायरेक्टली वहाँ जो बीएसएफ है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और स्टेट की सरकार, अब डबल इंजन सरकार है तो उस पे इनको एकदम रोक लगनी चाहिए। अब कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, ये सारी चीजें की जा सकती हैं। और टनलिंग के लिए भी मैकेनिज्म डिवाइस किया जाता है, और वहाँ बहुत सारे दरिया हैं और बहुत सारा अनफेंस्ड एरिया है और बहुत सारी ये जो चैनल्स हैं वाटर बॉर्न जिनसे ये आते हैं, बोट से आते हैं, कभी मोटरसाइकिल से आते हैं, ये सारा कुछ बंद होना चाहिए कि क्राइम करके आप 24 परगना डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल बॉर्डर करता है, आप इंसिडेंट करें जैसे शुभेंदु जी के पीए को हिट किया और लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये भाग के बांग्लादेश चल गए, वो चीजें सब बंद होनी चाहिए। उसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने वो इनको उठाने चाहिए। जी। जी, बिल्कुल। लेकिन सर, अब रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं और पाकिस्तान लगातार एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत जो है वो वापस पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है और बड़ा कुछ कर सकता है, और ऑपरेशन सिंदूर को भी सर 1 साल हो गया और पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा लगातार चल रहा है। और हमने जैसे कि बात की कि मोहसिन नकवी जो डेलीगेशन है उसके साथ बांग्लादेश में रहे, वहाँ पर उस डेलीगेशन में बताया जा रहा है कि 5 लश्कर ऑपरेटिव्स हैं जिसको भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट कराने की साजिश की जा रही है। तो सर, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अभी भी कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा करेगा कि भारत जो है वो हमारे ऊपर अटैक करेगा, लेकिन खुद इस जैसे कि सर लास्ट ईयर किया, और पाकिस्तान हमेशा ही ऐसे करता है, उकसाता है और फिर वही नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर देता है कि भारत अटैक कर रहा है। आपको ये लग रहा है कि सर भारत को वापस से उकसाने की कोशिश की जा रही है और जैसे कि पाकिस्तान ने बोला था कि इस बार ईस्टर्न फ्रंट से करेंगे, तो उस तरफ हमें हलचल भी नजर आ रही है सर? पाकिस्तान से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ पाकिस्तान को काफ़ी 25-30 साल इसको डील किया है। जी। पाकिस्तान जो है वो
किसी भी घिनौनी हरकत में जा सकता है। और ये जो आप रिपोर्ट को, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ उसमें 5 लश्कर के ऑपरेटिव्स हैं और कुछ आईएसआई के ऑफिसर्स भी उनके साथ गए हैं जो ढाका में बांग्ला एयर के या किस में आए हैं। जी तो ये इट कैनॉट बी रूल्ड आउट। और वो ये जो जिस फेंस की हम बात कर रहे थे जो एरिया अनफेंस्ड है, वहाँ से उनको इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश की जा सकती है ताकि ईस्टर्न, और ये आप अगर जो आपने मेंशन किया कि ईस्टर्न सेक्टर से अब की बार हम करेंगे, तो ये आसिम मुनीर का ये स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट रहा है। तो हमें इसलिए इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ भारत सरकार ये सब सेंसिटिविटी जानती है और इस पे जो भी ज़रूरी कदम उठाने की कोशिश करनी है वो मुझे लगता है वो की जाएगी। और आई डोंट थिंक इनको कामयाब होना, लेकिन पाकिस्तान उकसा सकता है जिस तरह उन्होंने पहलगाम किया। अगर ईस्टर्न साइड में करना होगा, 4-5 ऑपरेटिव अंदर डाल के बंगाल से शुरू हो सकता है। और वो इट कैन लीड टू, वो इस तरह की सिचुएशन करेंगे कि कम्युनल राइट्स करवाए जाएं भारत में, ताकि दोनों कम्युनिटीज़ को आपस में लड़वाया जाए, डिवाइड किया जाए। और जो ऑलरेडी हाफ फ्रंट जिसकी हम बात करते हैं, जो लोग पाकिस्तान सिंपथाइज़र और बांग्लादेश सिंपथाइज़र यहाँ बैठे हुए हैं, वो उनका इस्तेमाल करके इस देश को तोड़ा जाए। ये पाकिस्तान की हमेशा चाल रहती है। मुझे लगता है भारत सरकार ये सब समझती है और ऐसा होने नहीं देगी। लेकिन अगर उन्होंने ऐसी कोशिश की तो ऑपरेशन, उनको याद रखना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। और ब्रह्मोस से पिछली बार उनका जो पैंट पतलून उतर गई थी और भाग के गए थे डोनाल्ड ट्रंप के पास, तो इस बार वो मौका नहीं मिलेगा। इस बार भारत छड़ेगा नहीं और उनके पास कोई तोड़ नहीं है। ब्रह्मोस की जो घुटने पे आ गए थे 23 मिनट्स में, आप जानते हैं, पूरा देश जानता है। और अभी मैं किसी फेमस डिफेंस एक्सपर्ट इंटरनेशनल, शायद ऑस्ट्रेलियन है कौन है, उनके मैं बयान सुन रहा था कि पाकिस्तान जिस तरह कुत्ता जो है वो दोनों टांगों के बीच में दूम दबा के भागा, ऐसे भागा 23 मिनट्स में। तो ये हालत है। जब उसके 11 एयर बेसिस को उड़ाया गया एक उसकी 23 मिनट्स में, तो उसकी हालत ऐसी हुई थी। और 13 जहाज उसके उड़ा दिए गए थे। तो वो उसको याद होना चाहिए। और उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम कोई नहीं था उसको रोकने लायक। जब हमारी ब्रह्मोस, तो आज भी ब्रह्मोस फेस उधरी करती हैं, 1 सेकंड लगेगा भारत को, तो अब वो पहले वाला भारत नहीं है। जी जी सर। सर ईस्टर्न के साथ साथ हमने देखा सर पंजाब में भी पिछले, अगर हम 10-12 दिनों की बात करते हैं तो कई सारे ब्लास्ट की घटनाएं हुई हैं जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के साथ साथ जो गवर्नमेंट एसेट्स हैं उनको टारगेट किया गया है। और अचानक से हमने देखा है कि हालांकि पंजाब ने हमेशा से काफी कुछ फेस किया है एक बॉर्डरिंग स्टेट होने के वजह से, लेकिन अब जो है अचानक से इन सारी चीजों में सर हम सर्ज देख रहे हैं। इसके पीछे का कारण आप क्या देख रहे हैं? क्या पंजाब में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है पाकिस्तान वापस से, और साथ साथ जी और भी बॉर्डरिंग स्टेट में जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही है सर? जी 2 दिन पहले वहाँ पंजाब में एक बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास 2 व्हीलर पे आईडी ब्लास्ट की गई और एक आर्मी उसी दिन, उसी रात को आर्मी के वहाँ भी यूनिट के पास ये किया गया। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जो गौरव हैं डीजीपी वहाँ पंजाब के, उन्होंने बड़ा क्लियर साफ शब्दों में कहा कि इसमें पाकिस्तानी हैंडलर थे और उन्होंने उसमें 2-3 शायद सस्पेक्ट पकड़े हैं, जिसमें एक वो है माफिया है कोई लीडर, और उसका उसने कबूल किया है कि किस तरह से हमें ये आईडी आई है, सामान आया है, किस तरह से हमने बनाया और किस तरह पाकिस्तान आईएसआई हैंडलर के इंस्ट्रक्शन पे ये किया जा रहा है। तो ये जो है पाकिस्तान ट्राई कर रहा है K2 जो उनका ऑपरेशन है खालिस्तान का, उसको रीएक्टिवेट, बिकॉज पंजाब में अब उनको लगता है शायद आप गवर्नमेंट है तो हम आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, तो रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको याद होगा एक जो अमेरिका में खालिस्तानी बैठा हुआ पागल सा, वो जो हर बार स्टेटमेंट देता है, गुरपतवंत सिंह पन्नू। पन्नू का बयान पीछे कुछ
लगभग 1 साल पहले आया था कि कितने मिलियन डॉलर हमने आप गवर्नमेंट को दिए इलेक्शन जीतने के लिए। जी सर, तो आई इस रिमेम्बर। मुझे लगता है अगर वो सही है, उस नेक्सस को यूज़ करने के लिए ये जी किया जा रहा है, तो दे आर ट्राइंग टू रिवाइव खालिस्तानी एलिमेंट्स, ताकि पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब 370 हटने के बाद बहुत सुधार आ गया है और हालात नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं। आप एक जो अगर आप पहलगाम बड़ा मेजर इंसिडेंट देखें, उसके अलावा तब से काफ़ी फर्क पड़ गया है। तो इस तरह उनको लगता है कि ये चीज़ की जा सकती है, इंडिया को कैसे डिस्टर्ब किया। और लेकिन इसके साथ साथ डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है कि बहुत सारे मॉड्यूल्स बाहर निकल रहे हैं। आपने देखा होगा जी सर। गुजरात गुजरात में एक डॉक्टर जो चाइना से ट्रेनिंग करके आया था, और किस तरह वो हैदराबाद का डॉक्टर गुजरात में मास पॉइजनिंग के लिए, और उसके 2 साथी जो यूपी के थे, वो किस तरह से हजारों राइसिंग लाखों बना रहे। लोगों को मारना चाहते थे। राइसिन जो कैस्टर सीड से निकलता है पॉइजन। तो अब इस तरह की वो आईसिस मॉड्यूल था। इस तरह के मॉड्यूल आए दिन निकलते रहते हैं, लेकिन देयर आर मेनी मॉड्यूल्स व्हिच वी डोंट इवन नो। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान का जो प्लान है, जिहाद का जो प्लान है, डिस्ट्रॉय इंडिया, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, वो कहीं भी अभी बंद नहीं हुआ। ये भारत की एजेंसीज को हमेशा याद रखना चाहिए, और वो किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ें कहीं ना कहीं करते रहते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से के लिए सतर्क रहना पड़ेगा, सभी पुलिस फोर्सेस को, सेंट्रल फोर्सेस को और स्टेट पुलिस फोर्सेस को। और इस पाकिस्तान हमेशा चैलेंज बना रहेगा जब तक ये जो नफरत की राजनीति वहां से बंद नहीं होती। जी। लेकिन सर आपसे मैं एक खास तौर से सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर और ऐसे उसमें काम किया है, सेवाएं दी हैं जहाँ पर ये समस्या बहुत बड़े स्तर पर रही। अ, अब हम देख रहे हैं जो पुलिस है, कई 5 राज्यों की पुलिस ने ये ऑपरेशन गैंग बस्ट जो है और वो टेरर मॉड्यूल और इस सबको वापस से बेनकाब किया है। लेकिन सर कभी भी इस तरह की चीजें जो होती हैं वो लोकल सपोर्ट के बिना नहीं होती हैं। तो सर इतने बड़े स्तर पर कैसे लोग पाकिस्तान के जाल में फंस रहे हैं, और भारत कैसे इस चैलेंज से बाहर आ सकता है, क्योंकि ये लगातार सर नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए अंबर जी, 2-3 किस्म का चैलेंज है। एक जो भारत के अंदर रेडिकलाइजेशन हो रही है मदरसास के थ्रू, मैंने पहले भी आपके जी। प्रोग्राम में कहा है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस एजुकेशन को सुधारने के लिए भारत सरकार को जो कहते हैं ना, पॉलिटिकली करेक्ट होना बंद करना पड़ेगा, और हेड ऑन इस चीज़ को लेना पड़ेगा विद दी लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी, जो सीनियर लीडर्स हैं community। अगर ये दुबई में हो सकता है, ये सिंगापुर में हो सकता है, सऊदी अरबिया में हो सकता है, तो इंडिया में भी हो सकता है। वहाँ भी तो मुस्लिम्स रहते हैं। उन्होंने कैसे किया? तो वहाँ इस तरह की नफरत नहीं सिखाई जाती। वो लोग अपना इस्लाम, अपनी रिलीजियस जो है वो फॉलो करते हैं, लेकिन वो नफरत नहीं सिखाई जाती। यहाँ आपके लगभग 3.5 लाख मदरसास हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक। तो जी सर। उसमें हजार हजार बच्चे लगाओगे तो करोड़ों बच्चे हुए। ये भारत के बच्चे हैं। आप उनको क्या सिखा रहे हो? टू हेट इंडियंस, टू हेट, दे कॉल देम काफिर्स, टू ब्रेक इंडिया, टू डिस्ट्रॉय दिस कंट्री। तो आप कहाँ लेके जा रहे हैं इस देश को? तो इस पे पॉलिटिकली करेक्ट होना बंद करें। और ये सेंस जो एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है, जिसको भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स को हेड ऑन लेना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी लीडर्स को ऑन बोर्ड लेकर। और जिस तरह से सऊदी अरबिया ने, यूएई ने, सिंगापुर ने और बहुत सारे देश ने, इवन मैं कहूँगा इंडोनेशिया ने कैसे इसको डील किया, तो आप भी इसको डील कर सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन जो डॉक्टरों का मॉड्यूल था, आपने देखा इस तरह से बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोगों को किया जा रहा है, वो ऑनलाइन किया जा रहा है। उसके लिए किस तरह की जो एनक्रिप्टेड चैनल्स हैं, चाहे टेलीग्राम हो गई या इवन डार्क वेब, उसमें किस तरह के ये आईसिस के या आईएसआई किस तरह का मटेरियल डालती है, कैसे बम बनाना है, कैसे मटेरियल लेना है, किस तरह क्या करना है, कैसे रेडिकलाइज करना है, मुस्लिम पर क्या जातियां भारत में हो रही हैं, उनको किस तरह एग्जैजरेट कर किया जा रहा है, ताकि दिखाया जाए कि एक कम्युनिटी को वो
प्रताड़ित किया जा रहा है जो असल नहीं है। आप एक इखलाक का केस लेके दिखाते हो या एक बाबरी मस्जिद का दिखाते हो और बार बार दिखाते हो कि ये हुआ, जबकि जो सच्चाई है, फॉर एग्जांपल आप गुजरात राइट्स की बात करें तो ये नहीं दिखाएंगे कि गोधरा की ट्रेन जो भगवान राम के भगत अयोध्या से आ रहे थे उनकी सारी ट्रेन जला दी मुस्लिम मॉब ने, उसके बाद राइट्स हुए, वो नहीं दिखाएंगे। लेकिन दिखाएंगे कि गुजरात में मुस्लिम्स के साथ उनके खिलाफ राइट्स हुए। आज तक मोदी जी को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाता है उस बात के लिए। तो जो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान आईएसआई का, उसको चेक करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए हर स्टेट कैपिटल में, और अगर मुमकिन हो तो हर डिस्ट्रिक्ट में मल्टी एजेंसी मॉनिटरिंग की एम्बर किस चीज को एक्सेस कर रही है, शेषपाल वैद किस चैनल को एक्सेस कर रहा है, ये इवन एट द कास्ट ऑफ माय प्राइवेसी और योर प्राइवेसी, कि मैं किस चीज को एक्सेस कर रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं इस पे, जिस तरह चाइना करता है। चाइना हर यूएस करता है फॉर दैट मैटर सर, तो व्हाई कांट वी डू इट? तो ये मेरा मानना है इस फ्रंट पे काम करना चाहिए, एंड आई एम श्योर some of the central agencies must be working on it, and there must be a national level plan to counter this। जी यस सर, वो बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया प्लस गेमिंग एप्स और अलग अलग मीडियम्स के थ्रू जिस तरह से यूथ को टारगेट करके पहले उनको छोटे छोटे काम, छोटे छोटे टास्क देते हैं, फिर उसके बाद उनको बड़े हमलों के लिए उनको यूज किया जाता है भारत के अंदर। और अभी भी जो पुलिस ने 5 राज्यों की पुलिस ने रेड्स की हैं, उसमें भी 482 लोग पकड़े गए हैं जिनके पास पिस्टल्स, नारकोटिक्स, कैश और बहुत सारी चीजें मिली है। तो सुनकर हैरानी होती है कि हम अपने ही आसपास इस तरह के लोगों को चलते फिरते देख रहे हैं जो देश के विरुद्ध जिनका इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि चेक्स और जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग करना जरूरी है। सर बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।